नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसई और आप देख रहे हैं पॉइंट टाइम्स। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो आपको जानकारी देंगे स्पाइन्स की जो भी समस्याएं होती है उनका रामबाण इलाज क्या क्या होने वाला है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में डायरेक्टर ऑफ न्यूरो सर्जरी हूं और हेड ऑफ स्पाइन सर्जरी। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे स्पाइन की जो समस्या है वहाँ की शुरुआत कैसे होती है। स्पाइन जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें हमारा गर्दन का हिस्सा आता है और नीचे वाली कमर का हिस्सा आता है। इसकी जो मेन समस्या है वो होती है हमारे एजिंग की वजह से, हमारे गलत तरीके के बैठने की वजह से, हमारी गलत एक्टिविटी की वजह से। तो उसमें मसल स्पाज्म हो जाता है, हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। तो मोबाइल पोर्शन जो है उसमें ज्यादा क्षति होती है, इसलिए गर्दन का दर्द और कमर का दर्द काफी कॉमन है। तो सर, ऐसे कौन सा स्टेज है जब हमें सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है इस पेन में। तो जैसे हमने बताया कि डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है गर्दन में और लंबर डिस्क, लंबर एरिया में, यानी नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि ये मोबाइल एरिया है और इसमें हम अपना झुक सकते हैं, गर्दन हिला सकते हैं, तो यहाँ से डिस्क बाहर निकलने के काफी चांस होते हैं। अगर डिस्क बाहर की तरफ निकल के नस को दबाती है या स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है तो उस केस में सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है, खासकर इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। अगर उसमें कोई नसों में दबाव है तो उस केस में भी ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है, या हड्डी गल रही है, टेढ़ी हो गई है, तो उस केस में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। इसके अलावा स्पाइन में, जैसे शरीर के किसी भी और हिस्से में ट्यूमर हो सकता है, अगर स्पाइन में कोई ट्यूमर है या स्पाइन के अंदर कोई ट्यूमर है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर है, तो उसमें भी हमारे को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको जन्म से कोई डिफेक्ट होता है, जैसे मेनिंगोमाइलोसील है या कोई भी और अंदरूनी डिफेक्ट है, स्कोलियोसिस है, तो उस केस में भी अगर मरीज को तकलीफ हो रही है, डेफिसिट्स आ रहे हैं, हाथों पैरों में कमजोरी है, तो उस केस में हमारे को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा डीजेनरेटिव चेंजेस है, जैसे एक तो डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, दूसरा उम्र के साथ जो रास्ता है जिसमें नसें चलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड चलती हैं, वो जो इसे स्पाइनल कैनाल कहते हैं या न्यूरल फोरामिना कहते हैं, वो जो है वो कम चौड़ा हो जाता है, यानी कि वो सिकुड़ जाता है, उसके अंदर नस फंस जाती है, तो उसमें भी पेन या फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होते हैं, कमजोरी आती है हाथों पैरों में, तो उस केस में भी हमारे को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा सबसे आखिर में कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी हो जाती है, स्पाइन की इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, कोई नस की इंजरी है, तो उस केस में भी हमारे को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। यदि कोई पेशेंट अपनी समस्या को लेकर आता है स्पाइन की, तो क्या उसको क्या सीधे ही सर्जरी के लिए सजेस्ट किया जाता है, कुछ समय दवाइयां भी चलती है। अगर स्पाइन के जैसे मरीज हमारी ओपीडी में आते हैं तो 1000 में से शायद 5 या 7 मरीजों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, बाकी सारे 900 या 950 990 पेशेंट जो हैं वो बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इस कमर दर्द, गर्दन का दर्द बहुत ही कॉमन बीमारी है और सर्जरी की रिक्वायरमेंट लेस देन 1% केसेस में होती है। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके उसको अच्छे से ओपीडी में देख के हम ये डायग्नोसिस बनाए कि वो किस तकलीफ से सफर कर रहा है, उसके लिए दवाइयां शुरू करी जाए, उसके लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे फिजियोथेरेपी है, प्रिकॉशंस है, वो सब उसको बताया जाए ताकि वो ठीक हो सके। हाँ, कई बार मरीज हमारे पास दवाई ले चुके होते हैं या उनकी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, हाथों पैरों में कमजोरी आ चुकी होती है, पेशाब लेटरिन का रुकावट हो चुकी होती है, उस केस में तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ती है, पर ऐसे केसेस 1% से भी कम है। अदरवाइज हम उनको इन्वेस्टिगेट कराते हैं, एमआरआई उनका कराते हैं स्पाइन का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है। उससे हमें पता चलता है कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो क्या उसके एमआरआई से कोरिलेट कर रहे हैं और क्या उसमें कभी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। सर, सर्जरी की बात चलिए तो ओपन और एंडोपेरिक सर्जरी में क्या आप बताना चाहोगे। तो जो सर्जरी है वो स्पाइन की सर्जरी डिफरेंट डिजीज के डिफरेंट टाइप की सर्जरी होती है। आजकल एंडोस्कोपिक या मिनिमली इन्वेजिव या मिनिमली एक्सेस सर्जरी का काफी प्रचलन है। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं स्पाइन के अंदर जिसको कि हम मिनिमली इन्वेजिव मेथड से ठीक कर सकते हैं, जैसे कि एल्डरली पेशेंट में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है, यानी फ्रैक्चर हो गया, हड्डी दब गई, तो उस केस में हम वर्टियोप्लास्टी, काइफोप्लास्टी जैसे मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर कर सकते हैं। कुछ पेशेंट हैं जिनमें सिर्फ 1 या 2 लेवल पे डिस्क की तकलीफ है, डिस्क बाहर निकल गई है और नस को दबा रही है, तो उसमें हम एंडोस्कोप के माध्यम से उस डिस्क को हटा के और उस नस को छुड़ा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें कि ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी, हड्डी फ्रैक्चर है, हम वर्टियोप्लास्टी नहीं कर सकते, तो उसमें मिनिमली इन्वेजिव मेथड से हम स्क्रू डाल सकते हैं, जिसमें हम मल्टीपल स्मॉल इंसिजन से स्क्रू डालते हैं, रॉड से कनेक्ट करते हैं और पेशेंट को फायदा होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि हड्डी का स्ट्रक्चर ठीक है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, उस केस में हम एंडोस्कोप द्वारा उसको खोल सकते हैं और एंडोस्कोप के माध्यम से ही स्क्रू भी डाल सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल स्पाइन सर्जरी की बात करें तो
पिछले 10 सालों में 10 से 20% ऐसी समस्या है जिसमें कि हम एंडोस्कोप या मिनिमली इन्वेजिव मेथड से उनको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी केसेस में हमारे को थोड़ा बड़ा हिस्सा खोलना पड़ता है ताकि हम प्रॉपर तरीके से उसकी डिजीज को ट्रीट कर पाए और प्रॉपर तरीके से उसको ठीक कर पाए। कुछ पेशेंट हमारे पास इंटरनेट देख के, गूगल देख के ये आते हैं कि आप हमारा एंडोस्कोप से ट्रीटमेंट करो, तो हो सकता है कि वो एंडोस्कोप के करने लायक ना हो, वो हमें प्रेशराइज करते हैं और कुछ डॉक्टर इस प्रेशर में आके एंडोस्कोप से ट्रीटमेंट करते हैं जो सफल नहीं होता। बाद में उनको उसका भुगतान करना पड़ता है और बड़ी सर्जरी भी करानी पड़ती है। एक हेल्दी व्यक्ति अगर इस समस्या से बचना चाहे तो उसके लिए क्या सुझाव देना चाहोगे? जैसे कि मेडिकल साइंस में कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव में ही आपका फायदा है। तो उस तरह स्पाइन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बचाव के तरीके। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके के ट्रॉमा या इंजरी को होने से रोकना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आपके स्पाइन में इंजरी हो गई तो आपका जो नॉर्मल स्टेटस है वो खराब हो जाता है और उसके बाद उससे रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी हो गई या आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सोने का पोस्चर है, खड़े होने का, बैठने का, अगर वो पोस्चर खराब है तो उससे लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक स्पाइन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट रोल है आपके वेट का। वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वजन ज्यादा होगा तो आपके स्पाइन के ऊपर स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा, तो उस केस में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको एक अच्छा खाना, स्वस्थ खाना खाना बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो और फैट अपने लिमिट तक हो। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग से भी स्पाइन में इफेक्ट पड़ता है। स्मोकिंग से हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, तो अगर ऐसी किसी आप प्रॉब्लम के साथ ग्रस्त हैं तो कृपया उसको हटाएं और आप हर तरह के नशे से मुक्त हो। एक स्लीप हमारी जो बॉडी की रीजनरेशन के लिए, रिजुविनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रात के टाइम 6 से 7 घंटे की प्रॉपर अच्छे बिस्तर पे कंटिन्यूअस साउंड स्लीप लेने से भी स्पाइन में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा डाइट, एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी जो हड्डियां हैं वो एक लोहे से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है, पर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी रीमॉडलिंग, रीफॉर्मेशन जरूर होती है। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। उससे आपकी मसल स्ट्रांग रहेंगी, आपकी स्पाइन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आपकी बोन्स मजबूत होंगी और अगर कभी कोई चोट लगती है या कोई एब्नॉर्मल एक्टिविटी होती है तो उस केस में आपकी बॉडी का उस ट्रॉमा को झेलने की शक्ति है वो इंपॉर्टेंट रहती है। तो एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया, प्रॉपर स्लीप हो गया, स्मोकिंग हैबिट्स हो गई। इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्पाइन में तकलीफ है तो ज्यादा देर वेट ना करें, किसी स्पाइन विशेषज्ञ से मिले ताकि वो आपको सारे इन्वेस्टिगेट करा सके और आपको दवाई दे सके जिससे कि आपका जल्दी से उपचार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहुल गुप्ता, जिन्होंने काफी कुछ जानकारी दे दी है स्पाइन पेन के बारे में और बहुत से सुझाव भी दिए जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और देखते रहे हमारे युगवाणी टाइम चैनल। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं रोहित बिसाइया।